नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए करंट अफेयर, जिसमें आज हम मई 2022 का राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991। ठीक है, इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वह उसी स्वरूप में रहेगा। यद्यपि राम जन्मभूमि अयोध्या के मामले को इस अधिनियम के तहत छूट प्रदान की गई है, क्योंकि उस समय इससे संबंधित मामला या मुकदमा लंबित था। क्या था? मुकदमा लंबित था। कुल मिला के हमें इस टॉपिक में बस इतना जानना है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमें जो भी धार्मिक स्थान या स्मारक जिस स्वरूप में मिला उसका हम यथास्थिति संरक्षण करेंगे, उसमें कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं करेंगे। जबकि राम जन्मभूमि अयोध्या के मामले को इसके तहत छूट दी गई थी, क्योंकि उस समय ऐसा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। हानिकारक परिवर्तन से तात्पर्य जैसे कोई स्मारक या स्थान है किसी धर्म विशेष से रिलेटेड, तो उसे तोड़कर वहाँ किसी दूसरे धर्म के स्मारक या स्थान को बनाना, इस तरीके का कोई परिवर्तन अब नहीं होगा राम जन्मभूमि के मामले को छोड़कर इस अधिनियम के तहत। ठीक है, इस मुद्दे पे बस इतना ही। दूसरा टॉपिक जो है वो है अखिल भारतीय सेवा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1958। ठीक है, इसमें क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं IAS, IPS, IFS 1 मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में किसी एक अधिकारी के त्यागपत्र की प्रक्रिया इस नियमावली के नियम 5.1 और 5.1 में द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब ये जो नियमावली है इसके तहत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के त्यागपत्र संबंधी नियमावली है और इसके नियम 5.1 और 5.1A में इसका प्रावधान किया गया है। तो इस नियमावली के नियम 5 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को कोई सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया जा सकता जिसे बर्खास्त या हटा दिया गया हो या जिसने सेवा से इस्तीफा दे दिया हो। ये इस्तीफा दे दिया है। मतलब इस नियमावली के नियम 5 में ये कहा गया है कि अगर मान लो आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, आप अखिल भारतीय सेवा के नौकर हैं, सिविल सर्वेंट हैं, और आपको किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है या आप स्वयं से इस्तीफा दे देते हैं, तो आपको सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति लाभ जैसे कि पेंशन, ये आपको नहीं मिलेगी। ये यहाँ प्रावधान किया गया है। और क्या किया गया है? इस नियमावली के नियम 5.1 के अनुसार केंद्र सरकार किसी अधिकारी को जनहित में अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दे सकती है, किंतु इस्तीफा देने और वापस लेने में के मध्य 90 दिनों का अंतर होना चाहिए। मतलब 90 दिनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब इस नियमावली के नियम 5.1 के अनुसार कोई भी अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी अगर अपना इस्तीफा दे दिया है तो सरकार अगर चाहे तो जनहित में उसे इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दे सकती है। लेकिन इस्तीफा देने और लेने के बीच, यानी कि जैसे आज इस्तीफा दिए तो 3 महीने के अंदर ही आपको इस्तीफा लेना होगा, 90 दिनों के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और फैक्चुअल चीज़ें अखिल भारतीय सेवा के बारे में। जैसे
जैसे मान लीजिए कि अखिल भारतीय सेवा को आप समझ ही रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से कि ऐसी सेवा जिसमें नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन काम वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के यहाँ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी है और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में यानी कि किसी राज्य में या कैडर में काम कर रहा है, तो वो अपना इस्तीफ़ा कहाँ और किसे देगा। और यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है तो वो अपना इस्तीफ़ा कहाँ देगा। जैसे मान लीजिए कि यदि वह कोई कैडर या संवर्ग में हो, सेवारत एक अधिकारी हो, तो वो अपना इस्तीफ़ा राज्य के प्रमुख सचिव को राज्य के मुख्य सचिव को प्रस्तुत करता है। वहीं जब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारियों के मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, वो खासकर आप किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में ही काम करेंगे, तो वहाँ आपको अपना इस्तीफ़ा किसे सौंपना होगा, उस विभाग या मंत्रालय के सचिव को। जैसे आप डिफेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं तो डिफेंस सचिव को आपको अपना इस्तीफ़ा सौंपना होगा। जैसे अभी डिफेंस सचिव हैं अजय कुमार, तो आपको अजय कुमार जी को, प्रेजेंट टाइम में जो डिफेंस सचिव हैं वो अजय कुमार हैं, तो आपको अपना इस्तीफ़ा उन्हीं को सौंपना होगा अगर अभी आप कोई अधिकारी हैं और आपको इस्तीफ़ा देना है तो। इस टॉपिक के बारे में इतना ही। इसमें क्या था, ये अखिल भारतीय सेवा मृत्यु सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1958 है। एक कुल मिला के ये एक तरीके से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सेवानिवृत्ति के संदर्भ में यह नियमावली है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप सेवानिवृत्त होते हैं या त्यागपत्र देते हैं या आपको हटाया जाता है तो सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेगा, पहली बात। और आप त्यागपत्र दिए हैं तो आपका त्यागपत्र वापस भी हो सकता है, आपका इस्तीफ़ा वापस भी हो सकता है कुछ कंडीशन में। और आप त्यागपत्र आप त्यागपत्र कहाँ और किसे देंगे, ठीक है। ये इतनी चीज़ थी, इसमें इतना ही। अब हम अगला देखते हैं तीसरा टॉपिक अनुच्छेद 142। ये क्या है, ये बहुत चर्चा में है। अनुच्छेद 142 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश कर सकेगा या डिक्री पारित कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी केस में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार किया गया आदेश जब तक इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया जाता तब तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में प्रवर्तनीय होगा। मतलब कुल मिला के इस टॉपिक में हमें ये जानना है कि आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी निर्णय में पूर्ण न्याय करने के लिए वो अपने हिसाब से कोई निर्णय दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राम जन्मभूमि का मामला था, यहाँ दो पक्ष थे। एक पक्ष कह रहा था कि यहाँ हम मंदिर बनाएंगे, दूसरा पक्ष कह रहा था हम मस्जिद बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम एक अपना निर्णय देते हैं कि यहाँ मंदिर भी बनेगा और मस्जिद भी बनेगा। चूँकि इस स्थान विशेष पर साक्ष्य मंदिर की तरफ ज़्यादा है, इसलिए मंदिर बनेगा और मस्जिद थोड़ी दूर पे बनाई जाएगी। मतलब एक तरीके से एक विशेष अधिकार, एक ऐसा अधिकार जिसमें वो विवेक के अनुसार किसी भी मामले में निर्णय दे सकता है। ठीक है, बस इतना समझिए, पर्याप्त है। अगला टॉपिक है राजद्रोह। इसमें हम क्या देखेंगे कि राजद्रोह को आईपीसी की धारा 124(a) किस तरीके से डिफाइन करती है और सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह को कैसे डिफाइन करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईपीसी की धारा 124(a) के तहत राजद्रोह क्या है। ये याद रखिए, आईपीसी की धारा 124(a), इसमें राजद्रोह की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करे या पैदा करने का प्रयास करे। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करे या पैदा करने का प्रयास करे अथवा असंतोष उत्पन्न करे या करने का प्रयत्न करे तो वह राजद्रोह का आरोपी होगा। ठीक है, राजद्रोह
आईपीसी की धारा 124 ए के तहत, आईपीसी क्या है पता है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो इसकी धारा 124 ए में राजद्रोह का प्रावधान किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसके तहत राजद्रोह है क्या कि कोई व्यक्ति सरकार के प्रति, जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में है, ठीक है, और जहाँ की स्थानीय सरकार भी, तो ये क्या है, ये विधि द्वारा स्थापित है, कानून द्वारा स्थापित है, लीगल सरकार है। तो अगर इसके प्रति आप घृणा या अवमानना पैदा कर रहे हैं, ठीक है, या करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर असंतोष पैदा कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप राजद्रोह के आरोपी हो। इस धारा के आईपीसी की धारा 124 के तहत राजद्रोह को इस तरीके से परिभाषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है, राजद्रोह को हम डिफाइन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिफाइन किया? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हिंसा के लिए उकसाया या आह्वान न हो, सरकार की आलोचना को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 मामले में ये कहा कि जब तक हिंसा के लिए किसी को, कोई व्यक्ति अगर लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा हो या आह्वान कर रहा हो, तो वह राजद्रोह का आरोपी होगा। सिर्फ सरकार की आलोचना करने मात्र से कोई देशद्रोह या राजद्रोह का आरोपी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। ठीक है। अब हम देखते हैं राजद्रोह, अगर आप राजद्रोह के अपराधी हैं तो क्या होगा। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। गैर जमानती का मतलब इसमें बस इतना समझो कि जैसे नॉर्मली आप देखते होगे कि लोगों को पुलिस जेल ले जाती है, फिर वो जाके कोर्ट से बेल लेके छूट जाते हैं, मामला उनका चलता रहता है, उनका मुकदमा चलता रहता है, लेकिन वो जेल में नहीं रहते, वो बेल लेकर घर आ जाते हैं। लेकिन राजद्रोह एक ऐसा मामला है जहां आपको बेल वोल नहीं मिलेगी, आप जेल में ही रहेंगे, आपका मुकदमा चलेगा, फिर आपका अपराध सिद्ध होने के बाद आपको मिनिमम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, ठीक है, तथा जुर्माना, या तो दोनों, मतलब या तो आपको सज़ा मिलेगी या फिर जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर आपको सज़ा भी मिलेगी, जेल भी जाना पड़ेगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा इस अपराध में। ठीक है, इसमें इतना पर्याप्त है। अब अगला हम देखते हैं, अगला टॉपिक, 5वां टॉपिक, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, नेट ग्रिड, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, NATGRID, नेट ग्रिड जिसकी अवधारणा सबसे पहले वर्ष 2019 में प्रस्तुत की गई, सूचनाओं के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने तथा उन्हें एक मंच पर उपलब्ध कराने से संबंधित एक ऑनलाइन डेटाबेस है। हाँ, यह खुफिया एवं जांच एजेंसियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो देखो नेट ग्रिड क्या है, ये एक तरीके का एक मंच है, एक ऑनलाइन मंच है जहां बहुत सारी ऐसी सूचनाओं को एकत्रित करके रखा जाएगा जो खुफिया और जांच एजेंसियों के काम आएगा। मतलब जो उनके लिए उपयोगी सूचनाएं हैं, खुफिया और जांच एजेंसियों के लिए ऐसी सूचनाओं का एक समूह ऑनलाइन डेटाबेस जैसे एक मंच पर उपलब्ध कराया जाएगा। और ये अवधारणा सबसे पहले 2009 में प्रस्तुत की गई थी। अब नेट ग्रिड जो है, नेट ग्रिड को RTI से छूट प्राप्त है। मतलब RTI के तहत आप इसके बारे में कोई आम इंसान, आम व्यक्ति, आम नागरिक जानकारी नहीं ले सकता है। दूसरा, नेट ग्रिड को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये सब फैक्चुअल डेटा आपको याद रखना होगा, कूट में प्रश्न बन के आ सकता है कि नेट ग्रिड को RTI से छूट प्राप्त है। दूसरा, नेट ग्रिड कार्यक्रम को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तीसरा, नेट ग्रिड एक समान प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को इमिग्रेशन एंट्री, एग्जिट, बैंकिंग,
टेलीफोन डिटेल्स सहित अन्य डेटाबेस तक पहुंच में सक्षम बनाता है। मतलब इसके माध्यम से जो खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। क्या क्या मिल सकती है? इमिग्रेशन एंट्री और एग्जिट, बैंकिंग और टेलीफोन डिटेल्स सहित अन्य डेटाबेस तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है। और क्या क्या इनको मिल सकता है इस डेटाबेस के माध्यम से, नेटग्रिड के माध्यम से? तो नेटग्रिड में क्रेडिट व डेबिट कार्ड, टैक्स, टेलीकॉम, इमिग्रेशन, एयरलाइंस व रेलवे टिकट, पासपोर्ट व ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पासपोर्ट व ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित डेटा भी सम्मिलित होता है। मतलब इसमें आपको खुफिया एजेंसियों को इमिग्रेशन एंट्री, एग्जिट, बैंकिंग, टेलीफोन डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल, टैक्स, टेलीकॉम, इमिग्रेशन, एयरलाइंस व रेलवे टिकट, पास, मतलब बहुत सारी ऐसी नॉलेज, ऐसी जानकारी, ऐसी सूचना जो सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को आवश्यक होती है, ज़रूरी होती है, चाहिए होती है, वो एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। इसमें कौन कौन सी खुफिया एजेंसियां शामिल रहे हैं, खुफिया या सुरक्षा एजेंसियां हैं? तो आईबी है, रॉ है, ईडी है, राजस्व खुफिया विभाग सहित 9 केंद्रीय एजेंसियां हैं। मतलब इसमें राज्य सरकार की कोई एजेंसी नहीं शामिल है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की 9 खुफिया और जांच एजेंसियां शामिल हैं। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक यानी कि छठा टॉपिक, इसमें क्या है? ये है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल आपूर्ति परिकल्पना की गई है। मतलब इस मिशन का उद्देश्य ये है कि भाई 2024 तक हम सभी गांव में रहने वाले सभी घरों में, गांव के सभी घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रतिदिन 55 लीटर, मतलब टोटी, पाइप बिछा के टोटी के माध्यम से एक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर, मिनिमम 55 लीटर की जलापूर्ति करने का उद्देश्य रखा गया है। इस मिशन को जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। आपको ये जरूर याद रखना है कि ये मिशन, मंत्रालय तो याद ही रहेगा, जल शक्ति मंत्रालय, और विभाग भी पेयजल और स्वच्छता विभाग। ठीक है, 2024 तक इसका टारगेट है। इसका टारगेट मुख्य रूप से गांव में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण परिवेश से जुड़ा है, और उद्देश्य 55 लीटर जलापूर्ति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन। ये क्या है? यह देश की सिनेमाई विरासत के संरक्षण और परिरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। किसकी? सिनेमाई विरासत के संरक्षण और परिरक्षण के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण पहल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह मिशन, किसके द्वारा? ये जरूर याद रखें, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया NFAI इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल संगठन है। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन क्या है? तो ये सिनेमाई विरासत, सिनेमाई जगत में, मतलब जो सिनेमा का जो क्षेत्र है, सिनेमा है, उसके संरक्षण और परिरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। और यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2016 में चालू किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, और नेशनल फिल्म आर्काइवल ऑफ इंडिया इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल संगठन है। मतलब नोडल एजेंसी की अगर बात की जाए तो नेशनल फिल्म आर्काइवल ऑफ इंडिया है। ये लॉन्च कब किया गया? तो 2016 में। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और इसमें किया क्या जाएगा? तो जो सिनेमा से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा सिनेमा से रिलेटेड, उसको हम देखते हैं।
तो इस मिशन का उद्देश्य यानी कि क्या किया जाएगा सिनेमा से रिलेटेड इसमें, तो फिल्म की स्थिति का आकलन किया जाएगा कि भारत में फिल्म की स्थिति क्या है, उसका आकलन किया जाएगा। दूसरा, लगभग 1.5 लाख फिल्म रीलों का सुरक्षात्मक संरक्षण, मतलब 1,50,000 फिल्म रीलों को सुरक्षात्मक संरक्षण किया जाएगा। करीब 3500 फिल्मों व चित्रों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और भारतीय सिनेमा की करीब 200 ऐतिहासिक फिल्मों की ध्वनि बहाली। अगला है परिरक्षण और संरक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केंद्रों एवं कार्यशालाओं का निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट है फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए एक व्यापक वेब आधारित एंड टू एंड IT समाधान विकसित किया जाएगा। मतलब इस मिशन के तहत, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। सबसे पहले ये मिशन जो है ये इस सिनेमा से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है पहला। दूसरा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया। नेशनल फिल्म आर्काइवल ऑफ इंडिया इसके नोडल संगठन है। उसके बाद इसका उद्देश्य जो है फिल्मों की स्थिति का आकलन करना है। 1.5 लाख फिल्म रीलों का सुरक्षात्मक संरक्षण करना है। करीब 3500 फिल्मों और चित्रों का डिजिटलाइजेशन करना है, मतलब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना है। और करीब 2000 ऐतिहासिक फिल्मों की ध्वनि बहाली करनी है। परिरक्षण और संरक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केंद्रों एवं कार्यशालाओं का निर्माण करना है। और फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए एक व्यापक वेब आधारित, मतलब डिजिटल एंड टू एंड IT समाधान विकसित करना है। ये था राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। अब अगला टॉपिक है राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय। ये उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, मतलब उसी से रिलेटेड है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में वर्ष 1964 में स्थापित 1964 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का उद्देश्य राष्ट्रीय सिनेमा की विरासत का पता लगाना, उसे संरक्षित करना तथा विश्व सिनेमा के प्रतिनिधि संग्रह के रूप में कार्य करना है। और ये स्थित कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र के पूना में स्थित है। तो हमें क्या देखना है, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ये एक तो ये है कहाँ, पूना में है, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के। इसकी स्थापना कब हुई, 1964 में हुई। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य ये है कि जो सिनेमाई विरासत है उसका पता लगाना है और उसका संरक्षण करना है और विश्व सिनेमा के प्रतिनिधि संग्रह के रूप में कार्य करना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के बारे में इतना पर्याप्त है। अगला टॉपिक है, यानी कि नवा टॉपिक, MP लैड योजना, ठीक है। MP लैड योजना केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैड के नियमों को संशोधित किया है, जिसके तहत इस निधि पर मिलने वाले ब्याज को अब भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। मतलब ये योजना तो बहुत पहले से चली आ रही है। इस योजना में हाल ही में संशोधन किया गया है। कौन किया है संशोधन, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है। किसने, वित्त मंत्रालय ने, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। इसका फुल फॉर्म जो है वो है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसमें यह है कि जो इसमें अब ब्याज मिलेगा उसे भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा, ठीक है। और ये योजना क्या है, योजना ये है कि इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। 5 छुप गया है पीछे, 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। मतलब एक सांसद को 5 करोड़ रुपए हर साल दिया जाएगा विकासात्मक कार्य के लिए। MP लैड निधि जिला प्राधिकरण को जारी की जाती है और सांसद के पास केवल विकास कार्यों की सिफारिश करने की शक्ति होती है। कार्य पूरा होने पर नामित जिलाधिकारी द्वारा भुगतान भी जारी किया जाता है।
मतलब इस योजना के तहत क्या है कि 5 करोड़ रुपए सांसद को मिलते तो हैं विकासात्मक कार्य के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में, लेकिन ये जो निधि है यानी कि पैसा है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाता है, उस डिस्ट्रिक्ट के यानी कि जिलाधिकारी डीएम साहब को जाता है। सांसद को सिर्फ विकासात्मक कार्यों की सिफारिश, मतलब ये सिफारिश करेंगे आके जिलाधिकारी के पास कि आप यहाँ एक पुल बनना चाहिए या यहाँ एक सड़क बननी चाहिए या यहाँ ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। और लेकिन पैसा जो पास करेगा या भुगतान जो करेगा, काम पूरा हो जाने के बाद, काम कराने के बाद भुगतान जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही करेगा। नाम है जिलाधिकारी, जो नाम है जो उस ज़िले का जिलाधिकारी होगा वही इसका पेमेंट करेगा। और इस तरीके से हमारा पॉलिटी का सेगमेंट कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने देखा पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, अखिल भारतीय सेवा मृत्युशः सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1958 और अनुच्छेद 142 राजद्रोह, और हमने देखा राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड, और हमने देखा जल जीवन मिशन, हमने देखा राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, और आखिरी में एमपी लैड योजना। ठीक है, इस तरीके से मई 2022 का जो राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है, वो कंप्लीट हुई। अगला वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी बेहतर तरीके से करिए ताकि इस बार यूपीएससी निकल जाए। धन्यवाद।